हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेज़ोडाइलेटर्स। ये किस में यूज़ होते हैं? ये एंटी हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वेज़ोडाइलेशन करने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज़ हाइड्रोलिज़िन। हाइड्रोलिज़िन क्या करता है कि ये डायलेशन करेगा। वेज़ोडाइलेटर से तो हमें ये पता लग ही रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली प्रेफरेंशियली आर्टेरियोल्स को डायलेट करता है रैदर दैन वेन्स को। इट डायलेट्स आर्टेरियोल्स बट नॉट वेन्स। ये इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? हमें पता है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है वो क्यों होती थी कि जब हम वेज़ोडाइलेटर्स देते थे तो वो वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देते थे, और वेन्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो जब इंसान एकदम से उठेगा ग्रेविटी के ऑपोजिट तो ब्लड जो है वो लेग से हार्ट तक नहीं आ पाएगा क्योंकि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वेन्स जो हैं वो डायलेट नहीं हो रही है, तो इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं होगा। आर्टेरियोल्स डायलेट हो रही हैं, इसका मतलब कि ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको कम करके बीपी को कम करेगा, बट नॉट इंक्रीजिंग द वीनस कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि ये वेन्स पे एक्ट नहीं कर रहा। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो लो है। सेफ इन प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन। वेज़ोडाइलेशन एसोसिएटेड विद स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब वही हमने जो पढ़ा कि बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होंगे विद, क्यों? क्योंकि उनमें स्ट्रेच जो है वो कम हो जाएगा वेज़ोडाइलेशन की वजह से, तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स आएगा। रिफ्लेक्स के तौर पे क्या होता है? हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और रेनिन एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो टेकीकार्डिया है ये क्या करेगा? हार्ट रेट जब इंक्रीज हो जाता है तो हमारे हार्ट को ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की डिमांड बेसिकली ये इंक्रीज कर देता है, तो इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेकीकार्डिया कॉज करता है। नेक्स्ट जो है टेकीफाइलेक्सिस डेवलप रैपिडली। टेकीफाइलेक्सिस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो टॉलरेंस को बोलते हैं कि उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो कुछ टाइम के बाद होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो काम नहीं करते, वो थक जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो टॉलरेंस जो है इस केस में, हाइड्रोलिज़िन के केस में, बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। अब इसके एडीआर क्या हैं? पहला इज़ हेडेक, फ्लशिंग, नोजिया, एंजाइना, टेकीकार्डिया। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पहले जो हेडेक और ये फ्लशिंग है ये किस केस क्यों आते हैं? क्योंकि हम वेज़ोडाइलेशन कर रहे हैं, और जब वेज़ोडाइलेशन, कितनी बार बता चुकी हूँ कि जब हम वेज़ोडाइलेशन करते हैं तो हेड में जो मेनिंजियल आर्टरीज़ हैं वो डायलेट करेंगी और इसके यहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होंगे। तो जब ये डायलेट करेंगी तो पेन रिसेप्टर्स दब जाएंगे, तो उसकी वजह से हेडेक होगा। फ्लशिंग, क्योंकि फेस के ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं जब वो डायलेट करेंगी तो फिर काफ़ी सारा ब्लड आ जाएगा, तो उसकी वजह से फ्लशिंग हो जाती है। एंजाइना और टेकीकार्डिया क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्स के तौर पे टेकीकार्डिया डेवलप हो जाता है, इसीलिए टेकीकार्डिया हो गया। और एंजाइना इज़ द पेन, क्योंकि एंजाइना कब होता है? जब हमारे पास कोई इस्कीमिया हो, उसमें ऑक्सीजन ना पहुंच रही हो, और यही टेकीकार्डिया वगैरह क्या करते हैं? ये अपने काम को, ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से एंजाइना के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये वाली ड्रग लेने से ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस सिंड्रोम हो जाता है। ल्यूपस सिंड्रोम होने की जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो है एथ्रैल्जिया, एथराइटिस। एर्थ का मतलब होता है हमारा जॉइंट्स, ठीक है? तो जॉइंट्स में आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन और एल्जिया का मतलब है पेन। तो फिर वहाँ पे पेन होगी, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, फीवर डेवलप होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगी, स्किन के ऊपर रैशेस। आपको नोज़ और आइज़, ये जो फेस वाला रीजन है उसके ऊपर आपको रैशेस दिखाई देंगे। अब ये जो ड्रग इंड्यूस्ड है, ये वाले क्लिनिकल फीचर्स अगर डेवलप हो जाते हैं तो ये वाली ड्रग को हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। और ये जो ल्यूपस लाइक सिंड्रोम है ये एकदम से नहीं आते, ये 6 मंथ्स, मान लो 6 मंथ्स के बाद भी आ सकते हैं। इट विल डेवलप आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूड ट्रीटमेंट विद हाइड्रोलिज़िन। ऑलराइट। और इसके चांसेस होने में, ये जो ल्यूपस सिंड्रोम है इसके चांसेस होने में फीमेल्स में ज़्यादा है दैन मेल्स। कितने टाइम ज़्यादा हैं? 4 टाइम्स हायर चांसेस हैं फीमेल्स में। देन कम्स द माइनॉक्सिडिल। सेकेंड वाली जो वेज़ोडाइलेटर है दैट इज़ माइनॉक्सिडिल। ये हम लोग ओरली लेते हैं
लेकिन ये जो माइनॉक्सिडिल है ये एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब है कि इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा इसकी एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए, मतलब ये ऐसे ही काम नहीं करेगा। तो इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है, दैट इज़ मिनॉक्सिडिल सल्फेट। अब ये कैसे एक्ट करता है, ये पोटाशियम चैनल ओपनर है, तो ऑब्वियसली पोटाशियम जो है वो बाहर निकलेगा सेल से। जब पोटाशियम बाहर निकलेगा तो फिर क्या हो जाती है सेल की, हाइपरपोलराइजेशन, और हाइपरपोलराइजेशन विल लीड टू वेजोडाइलेशन। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ माइनॉक्सिडिल। तो ये भी सेम हाइड्रोलाजीन की तरह ही आर्टेरियोल्स को डायलेट करेगी, ना कि वेन्स को। तो इसमें भी पोस्चरल हाइपोटेंशन हमें नहीं दिखेगा। इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर का और लूप डायरेटिक्स का। क्यों बीटा ब्लॉकर्स का, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वेजोडाइलेशन होती है सिंपैथेटिक एक्शन आता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, वो टैकीकार्डिया को नहीं होने देंगे। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं यूज़ करते तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, पैल्पिटेशंस हो जाएंगी, एंजाइना हो जाएगा। ये तीनों वही सिम्टम्स हैं जो रिफ्लेक्स के तौर पे हमारी बॉडी देती है सिंपैथेटिक में। और लास्ट इज एडीमा। एडीमा क्यों होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो क्या करेगा, वो साथ ही साथ एक तो उसने हार्ट के ऊपर इफेक्ट किया, दूसरा उसने रेनिन की सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। अब रेनिन जो है वो सॉल्ट की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। सॉल्ट की वाटर की रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर एडीमा होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक तो ये मैकेनिज्म है, दूसरा ये है कि सिस्टेमिक हाइपोटेंशन डेवलप होती है। माइनॉक्सिडिल जो है वो हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है। अब हाइपोटेंशन जब डेवलप हो रही है पूरे के पूरे सिस्टेमिक एरिया में, वेन्स के अंदर, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो रीनल परफ्यूजन है ना, ओकेजनली क्या होता है कि रीनल परफ्यूजन कम हो जाती है। अब रीनल परफ्यूजन कम होगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी। आराम से चीज़ें आ रही हैं, सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर ऑब्वियस सी बात है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वेल एब्जॉर्ब हो जाएगा जीआईटी से, इसीलिए हम इसे ओरली यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो टी हाफ है वो 3 to 4 आवर्स है। इंक्रीज़ भी हो सकता है अगर कोई किडनी में डिजीज़ आ जाए। तो इसके जो एडीआर हैं, पहला है फ्लूइड और सॉल्ट रिटेंशन, जो हमें पता चला कि हम इसी को कम करने के लिए लूप डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो हमने लूप डायूरेटिक्स यूज़ किए, ये हमने क्यों किए थे, क्योंकि सॉल्ट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई थी। तो अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमें लूप डायूरेटिक्स चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए इसका जो एडीआर है दैट इज़ फ्लूइड एंड सॉल्ट रिटेंशन। सेकेंड इज कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, ये तो हम कर ही चुके हैं यहाँ पे, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, एंजाइना। एंड द लास्ट वन इज़ हाइपर ट्रिकोसिस। ट्रिकोसिस होता है हेयर, और हाइपर तो हमें पता ही है कि मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा हेयर की ग्रोथ होनी। फीमेल्स में ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि फेस के ऊपर हेयर, आर्म्स के ऊपर, बैक के ऊपर हेयर ग्रोथ हो जाती है, लेकिन इसे हम लोग एज अ मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं टॉपिकली। टॉपिकल मतलब हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर। कौन सी स्किन के ऊपर, हेड वाली स्किन के ऊपर। हेड पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो मेल्स में यूज़ होते हैं टॉपिकली, जो कि बॉल्ड होते हैं। द नेक्स्ट इज डायजॉक्साइड। डायजॉक्साइड तीसरा वेजोडाइलेटर है जो कि पोटाशियम चैनल ओपनर है, और ये भी आर्टेरियोलर डायलेटर है। ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। इसका एक मेन फंक्शन क्या होता है डायजॉक्साइड का, जो इसको बाकियों से अलग करता है, कि ये इनहिबिट करता है इंसुलिन के रिलीज़ को। कहाँ से रिलीज़ होता है इंसुलिन, पैंक्रियास से ही होता है। तो पैंक्रियास से रिलीज़ नहीं होने देता इंसुलिन को, कैसे, पोटाशियम चैनल्स को ओपन करके, क्योंकि पोटाशियम जब बाहर निकल जाएगा तो मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज नहीं होगी, और अगर डीपोलराइज नहीं होगी तो वो अपना एक्शन नहीं करेगा इंसुलिन को रिलीज़ करवाने का। तो ये बीटा सेल जो होते हैं पैंक्रियास में, बीटा सेल जो इंसुलिन निकालते हैं, उसके अंदर जो पोटाशियम चैनल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट करती है। तो ये क्या ट्रीट कर सकते हैं, मान लो किसी को इंसुलिनोमा है, ओमा मतलब कि उसे ट्यूमर हो चुका है इंसुलिन का, तो अब उसमें हमें क्या चाहिए कि इंसुलिन को हमें कम करना है, तो उसके लिए हम ये डायजॉक्साइड यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या ट्रीट कर देगा, हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि इंसुलिनोमा की वजह से होता है। अगर ये हम लोग नॉर्मल लोगों को दें तो ये क्या कॉज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। और नॉर्मल का मतलब क्या है कि जिनको इंसुलिनोमा नहीं है, मतलब इंसुलिन का लेवल जिनमें नॉर्मल था, उनको हमने ये दे दिया तो इंसुलिन का लेवल हमने कम कर दिया, और इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो दैट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। स्ट्रक्चरली डायजॉक्साइड जो है वो थायजाइड्स की तरह होते हैं, लेकिन कोई फंक्शन इनका मैच नहीं करता। ये लोग सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करते हैं, और वो क्या करते थे, सॉल्ट और वाटर को फ्लो करवाते थे।
इसका जो ADR है ऑब्वियसली वेजोडाइलेशन करता है तो इसका ADR होगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के बाद क्या होगा, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स आएगा और रिफ्लेक्स आने के बाद एंजाइना, टैकीकार्डिया, फ्लूइड रिटेंशन, जो कि हर सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स में हमें देखने को मिलता है। द लास्ट वेजोडाइलेटर विच यू आर गोइंग टू स्टडी इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका जो मैकेनिज्म है एक्शन का वही है जो नाइट्रेट्स का होता है, दैट इज़ रिलीजिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये इसमें क्या होता है, डायलेशन होती है, किसकी होगी, इसमें आर्टीरियोल्स की भी होगी और वेन्यूल्स की भी होगी। हमने अब तक तीनों पढ़े, तीनों के तीनों आर्टीरियोल्स की डायलेशन कर रहे थे, लेकिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो वेन्यूल्स की भी डायलेशन करेगा। ये डिकम्पोज हो जाते हैं स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशंस में या फिर जब हम इसको एक्सपोज करते हैं लाइट में। तो इसीलिए हमें इसे बचाना चाहिए। कैसे बचा सकते हैं, एक तो ग्लास कंटेनर होना चाहिए जो कि ओपेक हो, तो हम लोग इसको बचा सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका विदिन 30 सेकेंड्स है। इसके जो इफेक्ट्स हैं वो 1 to 10 मिनट्स में डिसअपियर हो जाएंगे जब हम इसको डिसकंटिन्यू कर दें देना। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि साइनाइड होता है। अब जो साइनाइड है ना वो प्रेगनेंसी में तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ये टेरेटोजेनिक है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने बोला नाइट्रिक ऑक्साइड से है, वही सेम जो हमने किया था। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, सॉल्युबल गुआनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करेगा। वो क्या करेगा, गुआनाइल साइक्लेस वो करेगा साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज। साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होकर क्या करेगा, वो प्रोटीन काइनेस जी को स्टिमुलेट करेगा और फिर उसके बाद इवेंचुअली वेजोडाइलेशन हो जाएगी। ये जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है डाइसेक्टिंग आयोटिक एन्यूरिज्म में। डाइसेक्टिक का मतलब होता है कि एक वॉल है आयोटा की, उस वॉल के अंदर ही, यहाँ पे वॉल के अंदर आ जाना ब्लड के। तो वॉल के अंदर अगर ब्लड आ जाए, डाइसेक्ट कर रहा है वॉल को, तो दैट इज़ आयोटा की वॉल में डाइसेक्टिंग आयोटिक एन्यूरिज्म। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को हम चाहते हैं कि कम हो जाए, इसीलिए हम नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं ताकि यहाँ पे ना आए, ब्लड ज़्यादा ना आए, ब्लड प्रेशर हम कम कर दें। पर ब्लड प्रेशर जब हम ये देते हैं कम करने के लिए तो रिफ्लक्स टैकीकार्डिया होता है, तो इसीलिए हमें साथ में बीटा ब्लॉकर्स भी देने चाहिए। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज़ करेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर कम होने के बाद जो रिफ्लक्स टैकीकार्डिया होता है उससे बचने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ करेंगे। सो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डाइसेक्टिंग आयोटिक एन्यूरिज्म। देन इसके ADR क्या होते हैं, पहला है साइनाइड टॉक्सिसिटी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, उसमें साइनाइड होता है, तो फिर साइनाइड टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर साइनाइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। हाउ, क्योंकि साइनाइड जो है हमने पढ़ा था जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है उनके साथ कंबाइन करके, जैसे साइटोक्रोम है उसके साथ साइनाइड लग जाता है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको वो नहीं होने देती। जब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या होगा, अब रेस्पिरेशन तो इंसान ने करनी है, तो एरोबिक नहीं तो वो एनारोबिक करती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब करेगी तो फिर इवेंचुअली क्या लास्ट प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट एनारोबिक में लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए लैक्टिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग में जो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं काम कर सकते, तो इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो दैट विल कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं या कैसे प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट देकर या फिर हाइड्रोक्सीकोबालामिन देकर। अगर हम हाइड्रोक्सीकोबालामिन देंगे तो वो चेंज हो जाएगा साइनोकोबालामिन में, हाइड्रोक्सी हट जाएगा और साइनाइड का साइनो आ जाएगा और बना देगा साइनोकोबालामिन। लेकिन अगर हम ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये ज़्यादा दे दें तो फिर इसकी भी पॉइजनिंग हो सकती है, इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, दैट इज़ थायोसाइनेट जो है, क्योंकि इससे थायो लेंगे हम और साइनेट लेंगे तो थायोसाइनेट आके कंबाइन होकर उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है और वो एक्यूमुलेट हो जाएगा अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसका ADR दैट इज़ कि ये वर्स कर देगा कंडीशंस को हाइपोक्सीमिया की इन COPD। ब्रोंक्यूल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई COPD जैसे कि उसमें हाइपोक्सीमिया जो ऑलरेडी था उसको उसने वर्स कर दिया। अब देखो जैसे कि तो मान लो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, अब ये वाला जो ब्रोंक्यूल है इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, लेकिन यहाँ वालों को ऑक्सीजन मिलेगी। तो क्या होता है, हमारी बॉडी कंपेंसेट करने के लिए क्या करती है कि ये वाली जो आर्टरी है ना यहाँ पे, इसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है ताकि यहाँ से जो ब्लड है वो कम आए और यहाँ से ज़्यादा आए। लेकिन जब हम वेजोडाइलेटर्स यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इन आर्टरीज़ को डायलेट कर देते हैं। अब अगर ये आर्टरीज़ डायलेट होंगी तो इनके अंदर ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, तो वो ज़्यादा ब्लड जो है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हमारी बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया।
क्यों, कैसे डेवलप हुआ हाइपोक्सीमिया? क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम थी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने उसे वेजो कंस्ट्रिक्टेड आर्टरीज ही प्रोवाइड की थी, लेकिन वेजो डायलेशन कर कर उसने उन सारे ब्लड को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करवाई, इसीलिए हाइपोक्सीमिया डेवलप हो गया। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन कि वो इनहिबिट कर देगा हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन को। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव वेजोडाइलेटर है, ये सिलेक्टिवली सिर्फ हार्ट पे नहीं काम करता, ये ओवरऑल जनरल काम करता है, नॉन सिलेक्टिव वेजोडाइलेटर है। सो या दिस वाज अबाउट वेजोडाइलेटर्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।